हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए हमारी एक बहुत ही बेहतरीन एक सीरीज, जिसके अंदर में हम लोग टीआरई 1.0, टीआरई 2.0, 3.0 और टीआरई 3.0 की जो री एग्जाम हुई थी उनके ऊपर में आधारित आप लोगों के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रश्न, बिहार के जीके के प्रश्न, बिहार का भूगोल, बिहार की जनगणना, इनको हम लोग देखने वाले हैं। आप लोगों को पहले ही क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको हम लोग यहाँ पर में डील करेंगे। आप लोगों से ये क्वेश्चंस तो पूछे ही जा सकते हैं, साथ ही साथ जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ उन पर आधारित प्रश्न भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज अच्छे से इस सेशन को देखिए। आप लोग, मेन चीज आप लोग हो इस सेशन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तो आप लोग अच्छे से देखना है। एंड थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट्स के लिए और विशेष के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए तो फ्रेंड्स, इस उपलक्ष्य में सबसे पहले हम लोग हमारे पढ़ाई के ऊपर में ध्यान देते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पायराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, पायराइट जो है इसके बारे में आप लोगों से काफी सारी चीजें जो है वो पूछी जा सकती है। ओके, तो जल्दी 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 से बताइए आप लोग कि पायराइट जो है इसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। तो पायराइट का उत्पादक और सबसे ज्यादा भंडारण दोनों के दोनों आप लोगों को कहां पर में मिलेगा फ्रेंड्स, ये आप लोगों को बिहार के अंदर में मिलेगा। इवन जो है आपको बता दूं, पूरे कंट्री का 95% जो पायराइट है, ठीक है, इसको आयरन पायराइट भी बोला जाता है, फूल्स गोल्ड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, FeS2 इसका फॉर्मूला है, FeS2 इसको फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, पागलों का सोना। ठीक है, FeS2 और 95% इसका रिजर्व और इसका उत्पादन दोनों के दोनों बिहार के अंदर में होता है। तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी कि पायराइट का सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक है, बिहार है। ओके, और सबसे ज्यादा भंडारण भी इसका बिहार के अंदर में ही है। कभी इसका फॉर्मूला पूछ ले तो FeS2 है। फूल्स गोल्ड किसको कहा जाता है, ठीक है, तो फूल्स गोल्ड किसको बोलते हैं, पायराइट को ही बोलते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। इसको आयरन पायराइट भी बोला जाता है आपका। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग जो है उनको क्या क्या बोला जाता है, उनके फॉर्मूलेज क्या है, इसकी पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को दी हुई है। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था आप लोगों से कि गैलेना किसका नाम है, गैलेना। ठीक है, गैलेना, तो फ्रेंड्स गैलेना जो है ये किसका ओर है, लीड का, इससे सीसा निकलता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इसके बाद में जो है टिन, टिन किससे निकलता है, कैसेराइट से निकलता है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कैसेराइट जो ओर है, ओर मतलब ऐसे पत्थर होता है जिसमें अशुद्धियां भी होती है, उसको शुद्ध करके कौन सा मटेरियल निकाला जाता है, तो टिन निकाला जाता है कैसेराइट से। ठीक है, चांदी किससे निकाला जाता है, तो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में अर्जेंटाइन जो है फ्रेंड्स, अर्जेंटाइट ये इंपॉर्टेंट है, इसका रूबी सिल्वर है, हॉर्न सिल्वर है, ठीक है, सेफेंटाइट है, ठीक है, और प्रोस्टाइट है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हो कि आयरन पायराइट जो है इससे आयरन निकलता है, जिसको आप लोग पायराइट जनरली पायराइट बोल रहे हो आप लोग। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 2 मिनट के अंदर में 1600 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, थैंक यू वेरी मच आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स के लिए। ठीक है, तो त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण में किस स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है। अब देखिए फ्रेंड, त्रिवेणी नहर, ये क्वेश्चन आप लोगों का टीआरई 2.0 में आया था। मुझे लगता है कि अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है आप लोगों का तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है, पूरा का पूरा इसको आपके लिए अरेंज करने में काफी लंबा समय मुझे लगा है, क्योंकि देखिए मैंने पूरा एक्चुअल मैप गूगल मैप से जाकर मैंने खुद से ये सारा पूरा मैप निकाला आप लोगों से। देखिए वाल्मीकि नगर बराज है आप लोगों का, ठीक है, चंपारण के अंदर में, पश्चिमी चंपारण के अंदर में, और वहां पर में वाल्मीकि बराज, ठीक है, उसमें एक जगह है वाल्मीकि नगर, जिसको पहले भैंसा लोटन बोला जाता था, भैंसा लोटन बोलते थे, अब उसका नगर वाल्मीकि नगर नाम हो चुका है। ये देखिए एक और मैप मैंने यहाँ से आप लोगों के लिए निकाला है, इसको वाल्मीकि नगर आप लोग बोलते हो, वाल्मीकि नगर। ठीक है, पहले इसका नाम भैंसा लोटन था। तो आप देख सकते हो कि वाल्मीकि नगर बराज के पास से, ठीक है, ये जो आपकी गंडक नदी है उसमें से, वहां से आप लोग देख सक रहे हो कि भैंसा लोटन नाम की जगह से त्रिवेणी कैनल जो है वो निकल रही है, त्रिवेणी कैनल। तो इसको याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो भैंसा लोटन नाम की जगह है, भैंसा लोटन नाम की जगह, जिसको आज वाल्मीकि नगर नाम से भी जानते हैं आप लोग, वहां से त्रिवेणी कैनल निकलती है पश्चिमी चंपारण से। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां पर मैं आप लोग क्वेश्चन देखिए, यहां पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, अब आप लोग कितना आसानी से आंसर कर सकते हो इसका, ध्यान से देखिए, और ये एक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम का, आप लोग इसका आंसर कर दोगे। बहुत सारे लोग जो है नहीं कर पाएंगे, जो लेक्चर नहीं देखेगा, ये पूरा का पूरा लेक्चर नहीं देखेगा, वो आंसर नहीं कर पाएगा। तो त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण में किस स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है, तो भैंसा लोटन। भैंसा लोटन कहां पर में है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण के अंदर में है।
इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी। कौन सी वाली, ये त्रिवेणी नहर कौन सी वाली नदी से निकलती है? गंडक नदी से निकलती है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को एक लेवल आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने टीआरई 4.0 की पेड कोर्स के अंदर में रिवर सिस्टम में पढ़ा है कि गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है नेपाल के अंदर में। प्लीज आप लोग बताएंगे मुझे, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया हुआ है। जो बच्चा यहाँ पर मैं कमेंट कर देगा उनको प्लीज एक बार कमेंट को शो भी कर दीजिए। मेन आज चीज है पढ़ाई, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों ने, नारायणी नदी के नाम से इसको जाना जाता है, नारायणी नदी के नाम से। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज टीम, ठीक है, हमारे पास में टीचिंग परीक्षा के पास में जो है एक बहुत बड़ा 4 लाख के करीब का जो है फ्रेंड्स, अभी मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने तक उसको हम लोग जो है 5.5 लाख का हमारा लक्ष्य है कि 5.5 लाख हमारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक बन जाएगा, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बैंक होगा किसी भी जो है फ्रेंड्स एडटेक के पास में। तो हम लोग जो है वो पूरा का पूरा कर रहे हैं। नारायणी हमारे पास में है, आप डालिए हमारे सिस्टम के अंदर में वो क्वेश्चन को लगा दीजिए, नारायणी वाला क्वेश्चन, कि हम लोग यहाँ बच्चों को करा भी देंगे, ठीक है। चलिए, तो नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है गंडक नदी को नेपाल के अंदर में। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिणी गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? ठीक है, गंगा क्षेत्र, दक्षिणी गंगा क्षेत्र, ठीक है, बिहार के दक्षिणी गंगा क्षेत्र। अब आप देखिए, अगर बिहार की मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं रफ एक बना दूं उसको, तो आपका उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, ठीक है, ये आप लोग बोल सकते हो। ओके, तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर मेरे को कौन सा वाला दक्षिणी गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता? ठीक है, ये इस तरीके से आपको ये डिवाइड करना है यहाँ पर में। देखिए, अगर हम देखेंगे गंगा नदी के उत्तर वाले साइड के अंदर में, ये उत्तरी गंगा क्षेत्र है, उत्तरी गंगा का मैदानी इलाका। और नीचे में अगर आप देखोगे यहाँ पर में, ये गंगा नदी मान लीजिए आप लोग, तो इसके नीचे में हो जाएगा, ठीक है, दक्षिणी गंगा का मैदानी इलाका। आपको पता है कि गंगा नदी जो है वो पटना में से होकर जाती है, कितने लोगों को पता है? जल्दी बता दीजिए, गंगा नदी पटना में से होकर जाती है। तो पटना जो है वो आपका गंगा के उत्तरी इलाके में और दक्षिणी इलाके दोनों के अंदर में मौजूद है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मैं एक एक करके बात करूं आप लोगों से, ठीक है, आपका पटना, ठीक है, और मुंगेर, मुंगेर जो है फ्रेंड्स ये दक्षिणी इलाके में, पटना के मतलब गंगा के दक्षिण के अंदर में पड़ता है मुंगेर आपका, ठीक है। तो ये दक्षिणी इलाके में पड़ता है, ठीक है, दक्षिणी इलाके के अंदर में। गया और अरवल, दोनों के दोनों, गया और अरवल जो है फ्रेंड, दोनों के दोनों आपको दक्षिण में मिलेंगे। वही अगर मैं बात करूं यहाँ वैशाली की, तो वैशाली जो है ये आपका उत्तर के अंदर में है, गंगा के उत्तरी मैदानी इलाके के अंदर में है। तो ये जोड़ा गंगा के दक्षिणी क्षेत्र से मेल नहीं खाता। ध्यान से समझिए आप लोग, क्वेश्चन में क्या पूछा है आप लोगों से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि मान लीजिए ये हमारा बिहार है, ठीक है, और ये गंगा नदी है, तो पटना जो है वो तो चलो दोनों में आता है, उत्तर में दक्षिण में दोनों में आता है, ठीक है। तो पटना और वैशाली, वैशाली जो है ये उत्तर वाले साइड में है, गंगा नदी के उत्तर वाले साइड में है। तो ये वाला जोड़ा जो है ये नहीं आता है, तो ये आंसर हो सकता है, मेल नहीं खाता बोल रहा है ना वो, ठीक है। बाकी पटना और मुंगेर, ठीक है, और पटना, गया और अरवल, गया और अलवर, अरवल, ये दोनों के दोनों दक्षिण के अंदर में है, ठीक है। पटना क्यों दक्षिण और उत्तर दोनों में आता है? क्योंकि पटना के बीच में से जाती है नदी, बीचों बीच में से, ठीक है, गंगा नदी, इसी वजह से वो दोनों में आता है। तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये चीज समझ में आई क्या? हाथ ऊपर कर दो एक बार जल्दी से, समझ अगर आ गई है तो, ठीक है, हाथ ऊपर कर दो एक बार जल्दी से अगर ये चीज समझ में आ गई है आप लोगों को, ठीक है, कि कौन सा वाला दक्षिणी क्षेत्र से मेल नहीं खाता है, तो सी इसका आंसर होगा। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों का जो है फ्रेंड 26/8/2023 को एग्जाम में आ चुका है आप लोगों के, अगर फिर से आता है तो लगा देंगे आप लोग, ठीक है, लगा दोगे आप लोग सभी के सभी। चलिए, इसके लिए आप लोगों को जो है फ्रेंड्स बिहार का मैप थोड़ा सा पता होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको अच्छे से कर लोगे। देखिए यहाँ पर मैं बहुत ही प्यारा सा एक मैप आपके लिए बनाया, देखिए पटना है यहाँ पर, मैं वैशाली इसके ऊपर में है, पटना के ऊपर में है, गंगा नदी के ऊपर में, तो ये उत्तरी वाले इलाके में आता है। वही अरवल, गया और मुंगेर आप लोगों का ये क्या है फ्रेंड्स, दक्षिणी इलाके के अंदर में आता है, ठीक है। नाउ अनदर नेम ऑफ गंडक रिवर इज, ठीक है, 69वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, मैंने जो आपको बताया था ना कि हमारे पास में एक क्वेश्चन बैंक है पूरा का पूरा, जिसके थ्रू आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बताइए, अनदर नेम ऑफ गंडक रिवर, तो गंडक रिवर का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, बूढ़ी गंडक, महानंदा, नारायणी, पुनपुन, कौन सा नाम है? अभी आपको बताया कि गंडक नदी जो है फ्रेंड्स ये नेपाल से निकलती है और इसको नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। ये 69वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, और ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है,
जितने बच्चे थे क्लास में हाथ ऊपर कर देंगे एक बार पेड क्लास के अंदर में कि हमने इसको डिटेल में पढ़ा और मैंने बार बार रिवाइज भी कराया है आप लोगों को कि गंडक रिवर को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ऑन विच रिवर हैज द त्रिवेणी कैनल बीन कंस्ट्रक्टेड। देखिए फिर से एक और क्वेश्चन हमारी टीम ने खोज निकाला है आप लोगों के लिए कि त्रिवेणी नहर कौन से कैनल पर बनाई गई है, त्रिवेणी कैनल जो है कौन से नदी पर कंस्ट्रक्ट की गई है। भैंसा लोटन नाम की जगह है, वाल्मीकि नगर भी बोला जाता है अब उसको, भैंसा लोटन नाम की जगह को। ठीक है, वहां से जो है एक वाल्मीकि नगर बराज है, वहां से ये कैनल निकलती है और कौन से नदी के ऊपर में बनी हुई है। आंसर कर देंगे आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी से। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, 10 मिनट के अंदर में 2850 से ज्यादा लाइक करने के लिए। एक बार हाथ भी ऊपर कर दीजिए कौन कौन है यहाँ पर में लॉयल स्टूडेंट जिन्होंने इतना सारा जो है प्यार भर भर के दिया है आज। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स और विशेष के लिए भी। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बात करूं अगर तो गंडक जो है आप लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट नाउ ये देखिए आपका ये क्वेश्चन 63वीं बीपीएससी का था, ये क्वेश्चन 69वीं बीपीएससी का, और यहाँ पर में रोल आता है 10,000 प्लस जो आप लोगों को पीवाईक्यू टीचिंग परीक्षा ने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर, तो जो बच्चा ये पढ़ लेगा अच्छे से ना वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हो त्रिवेणी कैनल जो है कंस्ट्रक्ट कौन से वाले रिवर के ऊपर में हुई है, गंडक रिवर के ऊपर में। आप लोग डायरेक्ट आंसर लगा के आगे बढ़ सकते थे, पेपर क्लियर आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। अब मैं चाहूंगा यहाँ पर में कि जितने और अदर पावर प्लांट्स है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि वो कहाँ पर में है। ठीक है, तालचेर जो है फ्रेंड्स ये बता दूं आप लोगों को उड़ीसा के अंदर में, ये प्लीज याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उड़ीसा में तालचेर इंपॉर्टेंट है, तालचेर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तालचेर थर्मल पावर प्लांट, और तालचेर में ही आपका एक कोयले की खदान भी है। ठीक है, तालचेर के अंदर में ही। ओके, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि नेवेली जो है ये आप लोगों को तमिलनाडु के अंदर में मिलेंगी। ठीक है, नेवेली थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, नेवेली थर्मल पावर प्लांट कहां पर में, तमिलनाडु के अंदर में। वही अगर मैं बात करूं बरौनी, ठीक है, ये आप लोगों को मिलेगा बिहार के अंदर में। ठीक है, बिहार के कौन से राज्य कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये बता दीजिए आप लोग बरौनी के बारे में। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं फ्रेंड्स बरौनी वाला, तो इसको याद रखना है आप लोगों ने। और एक चीज और है आप लोगों की कि ये जो बरौनी थर्मल पावर प्लांट है आप लोगों का, ठीक है, किसकी मदद से बनाया गया था, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। ठीक है, चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो डिगबोई भारत की पहली, यहां पर मैं आप देखिए ये पूरा का पूरा लिस्ट आप लोगों को एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। तो टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन और टीचिंग परीक्षा का टेलीग्राम ग्रुप दोनों के दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी के सभी। ठीक है, तो डिगबोई भारत की पहली जो है तेल रिफाइनरी कौन सी थी, तो डिगबोई कहां पर में है, आसाम के अंदर में है। ठीक है, गुवाहाटी नूननमती भी इसको बोला जाता है, नूनमती, और बोंगई गांव, ठीक है, नुमालीगढ़, मनाली, ठीक है, और नगलीपट्टम। मनाली, देखो मनाली अगर आप लोगों से आ जाए तो आप लोगों को लगेगा कि भाई ये उत्तराखंड में है, नहीं, ये मनाली वाला जो है ना आप लोगों के तमिलनाडु के अंदर में, नगनीपट्टम भी, ठीक है, नागपट्टिनम जो है आपका वो भी तमिलनाडु के अंदर में है। मुंबई हाई, ठीक है, और महाराष्ट्र के अंदर में है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोग आगे आगे जाते जाएंगे, आगे आगे जाते जाएंगे, आप लोगों को आगे में आप लोगों को मिल जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, यहाँ पर मैं 2012 के अंदर में पंजाब भटिंडा के अंदर में बनाया गया था। जामगढ़ में रिलायंस है, विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी भारत के अंदर में मौजूद है, कहां पर में, जामनगर गुजरात के अंदर में, रिलायंस की तेल रिफाइनरी। ठीक है, सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है भारत की अब तक की, जामनगर के अंदर में। ठीक है, नाउ अब देखिए एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ गया, अब आप लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 1964 के अंदर में इसको बनाया गया था। ठीक है, इस तेल रिफाइनरी को, ठीक है, कौन से वाले शहर में और किसकी मदद से बनाया गया था, सोवियत यूनियन जो था उस समय का उसकी मदद से बनाया गया था। ठीक है, सोवियत यूनियन की मदद से। कहां पर में मौजूद है ये, बेगूसराय के अंदर में, बरौनी तेल संशोधक संयंत्र बिहार के कौन से जिले के अंदर में। ये क्या हुआ है, ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि बेगूसराय के अंदर में मौजूद है आपका बरौनी रिफाइनरी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इसको ऑपरेट करता है, कौन ऑपरेट करता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल इसको ऑपरेट करता है। ठीक है, और बेगूसराय जिले के अंदर में मौजूद है। 1964 में सोवियत यूनियन की मदद से इसको बनाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, सभी एक साथ मिलकर हैप्पी बर्थडे ना बोलिए, लेकिन आप लोग आंसर करते रहिए, ज्यादा मुझे वो ज्यादा खुशी देगा। ठीक है, आप लोग
आंसर्स करते रहोगे अच्छे से और अच्छे से पढ़ाई करोगे, ठीक है, आप लोगों का सफलता जिस दिन आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोग जो है आगे बढ़ जाओगे, जिंदगी में खुश रहोगे, अपने माता पिता को, अपने प्यार करने वाले लोगों को जो है खुशियां दोगे, वो सबसे बड़ा गिफ्ट रहेगा आप लोगों का, मेरे आप लोगों की तरफ से मेरे लिए। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार पैडी क्रॉप प्रोडक्शन इज मैक्सिमम? बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? धान का उत्पादन, धान का उत्पादन बोले या फिर गेहूं का उत्पादन, ठीक है, धान मतलब चावल, आपका चावल और गेहूं दोनों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर में होता है फ्रेंड्स? ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों ने, रोहतास के अंदर में होता है। ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिए आप सभी के सभी, ठीक है। टीआरई 3 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, टीआरई 2 1 बहुत सारे बार एग्जाम के अंदर में आ चुका है आप लोगों का ये क्वेश्चन, ठीक है, रोहतास के अंदर में है, ठीक है। तो बिहार में सबसे ज्यादा अगर कहीं पे गेहूं का और चावल का उत्पादन होता है तो वो रोहतास के अंदर में है, ठीक है। अच्छा, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहां पर में होती है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, इनमें से सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर में होती है बिहार के अंदर में? जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से यहाँ पर मैं ना थोड़ा सा एक टाइपिंग एरर है, यहाँ पर मैं किशनगढ़ दिया हुआ था, हाँ ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पता है कि किशनगढ़ नाम की ऐसी कोई जगह नहीं है, किशनगंज आपका एक जिला है किशनगंज, ठीक है, तो किशनगढ़ नहीं है, वो टाइपो था आपका, ओके। तो किशनगंज, किशनगंज, ठीक है, किशनगंज आपका आंसर होना चाहिए था, किशनगंज, क्योंकि किशनगढ़ नाम की कोई जगह नहीं है बिहार के अंदर, कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है किशनगढ़ बोला जाए उसको अपना, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर क्या लगाओगे? जब यहाँ पर मैं दिया ही किशनगढ़ है, यहाँ पर मैं किशनगंज नहीं दिया, किशनगढ़ नाम से कोई भी आप लोगों का है क्या जिला? पटना है, मुजफ्फरपुर है, लेकिन किशनगढ़ नहीं है, किशनगंज है वो, ओके। तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि किशनगंज के अंदर में जो है वो 2177, ठीक है, वर्षा होती है, मिलीमीटर वर्षा होती है पूरे साल भर के अंदर में। नियरली कई जगह पे इसको 2200 भी लिख दिया जाता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 2200 वर्षा। सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो है आप लोगों का जिला कौन सा है? ठीक है, तो वो है किशनगंज जिला। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है, अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या लगाना है सर, तो इसका आंसर जो है, इसको कैंसिल कर दिया गया था वैसे, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका आंसर आप लोगों ने नन ऑफ दी अबव लगा देना था, वहां पर में टाइपिंग एरर था आप लोगों का, तो आप लोगों ने आंसर ई लगा देना था। किशनगढ़ नाम की जगह नहीं होती, किशनगंज नाम की जगह होती है, ठीक है, किशनगंज। और ये एग्जाम के अंदर में ही टाइपिंग एरर था, ये एग्जाम के अंदर में, एग्जाम के क्वेश्चन के अंदर में ही, ओके। तो किशनगंज होना चाहिए आप लोगों का आंसर, इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून जो है उससे सबसे ज्यादा वर्षा, और कितनी वर्षा मिलती है किशनगंज को? तो सबसे ज्यादा मिलती है आप लोगों की, ठीक है, 2177 है, लेकिन रफली हम लोग अप्रोक्सीमेटली 2200 भी लिख देते हैं कई बार, ठीक है। याद रहेगा क्या ये चीज? समझ में आ गया क्या? हाथ ऊपर करके बता दो, सर्वाधिक वर्षा वाला किशनगंज, ठीक है। एक बार मैप के थ्रू भी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर में भी दिखाना चाहूँ तो ये यहाँ पर में आप लोगों का किशनगंज है, ठीक है, किशनगंज आपका यहाँ पर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। चलिए, गुड। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बराबर की पहाड़ियां, बराबर, देखो बराबर की जो पहाड़ियां है ना, ये सबसे पहली बात तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि इतिहास में भी इसका उल्लेख मिलता है आप लोगों को। अशोका करके एक राजा था, अशोका, पता है आप लोगों को, ठीक है, मौर्य वंश का शासक था ये, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता। इसने क्या किया, ठीक है, इस जैसे मैं अगर वंशावली बताऊं आपको, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य ये जैन परंपरा को मानता था, जैनिस्ट था ये, ठीक है, जैन परंपरा को मानता था। इसका जो बेटा था, ठीक है, बिंदुसार, बिंदुसार, ठीक है, वो आजीविका पंथ को मानता था। आजीविका पंथ जो है फ्रेंड्स एक नास्तिक पंथ था, ठीक है, जिनका मानना था कि भाई ना मृत्यु से जन्म से पहले कुछ था, ना मृत्यु के बाद कुछ होना है, जो भी है बस ये जीवन के अंदर में ही है, ठीक है। और जो अशोका था, आपको पता ही है कि उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है, बुद्धिस्ट बन गया था वो, ठीक है, तो बुद्धिज्म को अपना लिया था। तो अशोका जब शासक बनता है तो उसने क्या किया, अपने पिता के जो उनके पिता की मान्यता वाला जो पंथ था, आजीविका पंथ, ठीक है, उनके लोगों को ये बराबर की पहाड़ियों के अंदर में दो, ठीक है, गुफाएं उन्होंने गिफ्ट में दी थी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। तो सुदामा गुफा और लामर ऋषि की जो गुफा है, वो दो गुफाएं इनको जो है वो गिफ्ट में दी थी आजीविका पंथ वालों को। तो ये आप लोगों को सबसे पास में कहां पर में, मतलब कौन सा वाला शहर है? तो जहानाबाद जो जिला है आपका, उसके अंदर में मखदूमपुर शहर है, जहानाबाद जिले में मखदूमपुर शहर में
आप लोगों को ये मिलती है मखदूमपुर शहर, जहानाबाद जिले के मखदूमपुर शहर के अंदर में। तो ये क्वेश्चन मान लीजिए अगर डायरेक्टली रिपीट होकर आ जाए तो आप लोग लगा दीजिएगा आंसर बराबर। अच्छा, बराबर की पहाड़ियों में, ठीक है, आजीविका पंथ वाले लोगों को, ठीक है, गुफाएं किसने दान में दी थी? तो इनमें से आप बताओ किसने दान दी थी आजीविका पंथ वाले लोगों को? आप लोग लिख दीजिए, हो सकता है पूछ ले किसी एग्जाम के अंदर में। ओके, चलिए आंसर कर देंगे आप लोग। तो जहानाबाद जिले के मखदूमपुर शहर में सबसे पास में है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। हमारे निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का टीआरई 2 के अंदर में, ठीक है, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन, बता दीजिए जल्दी जल्दी से। लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, जितने भी लोग देख रहे हैं, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। और जिस भी बच्चे ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कौन सा वाला करेक्टली नहीं है, ठीक है, तो गुंडी जो है राष्ट्रीय उद्यान क्या तमिलनाडु में, भगवान महावीर बिहार में, बालपक्रम मेघालय के अंदर में। बालपक्रम मेघालय में है, गुंडी तमिलनाडु के अंदर में है, ठीक है। भगवान महावीर नेशनल पार्क जो है फ्रेंड्स वो बिहार में नहीं है, ठीक है, बिहार के अंदर में नहीं है, ये गोवा के अंदर में है, ठीक है, गोवा में है। ओके, तो कौन सा वाला लोकेटेड नहीं है? तो भगवान महावीर जो है, भगवान महावीर नेशनल पार्क गोवा के अंदर में है, बिहार में नहीं है। देखो, नहीं पूछा था ना आप लोगों से, नहीं वाला ऐसे ध्यान रखना है आप लोगों ने। और टीचिंग परीक्षा पर हम आपको इस तरीके के प्रश्न, जहां पर भी नहीं, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो, इस तरीके वाले जो प्रश्न आते हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आप लोग बार बार देखें इस तरह के क्वेश्चन को। तो आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ये वाला सही सुमेलित नहीं था, ये क्वेश्चन था। अगर मान लो कि कभी अगर ये क्वेश्चन आप लोगों का आ जाए जहां पर मैं नहीं ना हो, तो फिर आप लोग क्या आंसर लगाओगे वो भी बता दीजिएगा जल्दी जल्दी से, ठीक है। और 3800 बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं, मुझे लगता है कि एक साथ अगर आप लोग शेयर कर दोगे तो आज हम 5000 पार कर जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से सभी बच्चे शेयर कर देंगे जल्दी से, जहां भी शेयर कर सकते हो। ओके, क्या आप लोगों को ये इमेज चाहिए? क्या आप लोगों को इमेज जो है फ्रेंड टेलीग्राम के ऊपर में मिल जाएंगी? टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप आप लोग सर्च कर लीजिए, सभी के सभी बच्चे, टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। वहां पर मैं आप लोगों को मिल जाएंगी फ्रेंड्स, जिसके अंदर में आप लोगों को पूरा का पूरा जो है, जैसे कांचनजंगा कहाँ पर में है, ठीक है, और जो भी बाकी जितने भी है वो सारे के सारे आप लोगों को हम लोग अवेलेबल करा देंगे। और टेस्ट भी ले लेंगे वहां पर एक आप लोगों के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे आप लोगों को। ये इंग्लिश में है, ये हिंदी के अंदर में, दोनों मिल जाएंगे आपका, ठीक है। जैसे जिम कॉर्बेट 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में इसका स्थापन किया गया था, भारत का पहला जो है ये है आपका, ठीक है। बाकी नंदा देवी, गंगोत्री, फूलों की घाटी, राजाजी, गोविंद पशु विहार, ये भी आप लोगों को उत्तराखंड के अंदर में मौजूद है। नाउ फ्रेंड, इन विच क्लाइमेटिक डिवीजन डज बिहार फॉल एज पर आरएल सिंह क्लासिफिकेशन स्कीम? देखिए, आरएल सिंह जो थे उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, इसका क्लासिफिकेशन किया, पूरा का पूरा मौसम का विभाजन किया, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मौसम का विभाजन बहुत सारे लोगों ने अलग 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 तरीके से किया हुआ है, ठीक है। तो आरएल सिंह जो है क्लाइमेट डिवीजन ऑफ इंडिया 1971 के अंदर में उन्होंने एक बुक लिखी और उसका क्लासिफिकेशन किया उन्होंने, ओके। तो बिहार को उन्होंने किस प्रकार के जलवायु वाले प्रदेश के अंदर में रखा था? 4 बड़े बड़े क्षेत्रों में उन्होंने बांटा भारत को, ठीक है। 28 4 को फिर और 28 में बांटा, ठीक है। और फिर बाद में उसको 67, 112 और 484 जो है और अलग अलग छोटे छोटे भागों में बांटा, लेकिन 4 बड़े भाग थे, ठीक है। तो उनमें से बिहार को किस में रखा उन्होंने? तो सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल जो है जो था जलवायु, उसके अंदर में उन्होंने कहा उपाद्र संक्रमणकालीन, ठीक है, क्लाइमेट, सब ह्यूमिड, ठीक है, ट्रांजिशनल, ठीक है, प्रकार का जलवायु यहाँ पर में मौजूद है। उपाद्र संक्रमणकालीन, संक्रमणकालीन क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि देखिए यहां से अगर मैं देखूं बिहार के जस्ट नीचे से यहाँ से जो है फ्रेंड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, तो यहाँ से ट्रांजिशन, अब एक नए प्रकार का जो है तापमान शुरू हो रहा है, ठीक है, ना तो बहुत ज्यादा गर्म ना तो बहुत ज्यादा ठंडा, ठीक है। तो अब यहाँ से तापमान में गिरावट चालू होंगी जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ में जाओगे, तो इसको ट्रांजिशनल फेज उन्होंने कहा है, सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल, ठीक है। उपाद्र संक्रमणकालीन, संक्रमणकालीन का मतलब होता है एक चेंज हो रहा है यहाँ से अब, ओके। तो इस जगह के जस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जितने भी ऊपर वाले एरिया थे उनको उन्होंने, ठीक है, संक्रमणकालीन कहा है। अगर आप लोग चाहते हो कि कोपेन का क्लासिफिकेशन मैं आप लोगों को करा दूं, और बाकी सारे के सारे जो मुझे लगता है 90% बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हो
तो मैं आपको इतनी आसान भाषा में समझा दूंगा कि कभी जिंदगी में आप नहीं भूलोगे, और मुझे लगता है कि आप लोग खुद, ठीक है, उन क्वेश्चंस को फिर जो है वो पढ़ा पाओगे अपने बच्चों को, और आपके बच्चे जो है वो भी बहुत ज्यादा खुशी खुशी उसको पढ़ेंगे। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आप कोपेन का क्लासिफिकेशन चाहते हो कि मैं पढ़ा दूं आप लोगों को, जिसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर चलिए देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, बताइए। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को जो है जानबूझ के दे रहा हूं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज करेक्टली मैच्ड। सही तरीके से जोड़ी लगी हुई है, देखते अब कितने लोग पढ़ा यहाँ पर में कर पाते हैं। 3975 हो चुके हैं। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे हम लोग। मुझे लगता है कि 5000 लाइक्स और 5000 लाइक दोनों का आंकड़ा हम लोग पार कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का गुंडी की, तो गुंडी तमिलनाडु के अंदर में है, ठीक है जी, सही है। ठीक है, भगवान महावीर बिहार के अंदर में नहीं है, कहाँ है बताओ जल्दी से, ठीक है। ओके, बालभद्रम मेघालय के अंदर में, ये बिल्कुल सही है। अब आप लोगों का आंसर क्या होगा, ठीक है। अभी भी कुछ लोगों ने आंसर जो है फ्रेंड्स बी लगाया, उन्होंने करेक्ट और इनकरेक्ट नहीं देखा। अभी यहाँ पर में हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, पहले नॉट करेक्ट था अब करेक्ट कर दिया। आप कितने लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व की कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा चेंज हमने कर दिया है आपके आपके लिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, ठीक है। तो टीचिंग परीक्षा आपके अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए हमेशा इस तरीके से काम करता रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, तो इस समय में अब आपसे करेक्ट वाला पूछा है, 2 करेक्ट है तो आंसर मोर देन वन ऑफ दी अब हो जाएगा, ठीक है। चलिए गुड, बहुत बढ़िया। ना ये पूरी की पूरी जो है ये आपको मिल जाएगा टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। सिंपल क्वेश्चन, टीआरई 3 का 21/7/2024, मतलब री एग्जाम के अंदर में पूछा गया प्रश्न है ये आपका। आप खुद देख लीजिए, री एग्जाम के अंदर में आया हुआ प्रश्न कि कौन सी नदी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपना कोर्स अपना जो है वो चेंज करती है, ठीक है, रास्ता चेंज करती है, जिसकी वजह से बाढ़ आती है। इसको सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल से निकलती है भारत के अंदर में। गंगा नदी की एक सहायक नदी है गंगा नदी में। अच्छा, टीआरई आपके बीपीएससी के अंदर में पूछा गया प्रश्न कि कोसी नदी कौन से जिले के अंदर में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, वो आपको बताना था। और साथ ही साथ जो है ये क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम के अंदर में भी आया था 2024 वाले के अंदर में, ठीक है। तो ध्यान से समझिए आप लोग, यहाँ पर में ये कोसी नदी जो है ये अपना कोर्स बहुत ज्यादा चेंज करती है, जिसकी वजह से बाढ़ आती है। ओके, और कटिहार जिला जो है, कटिहार जिला में कौन सी जगह है जहां पर में जाकर मिलती है गंगा नदी के अंदर में, ठीक है, ये आप लोग लिखेंगे जल्दी से। तो कुरसेला नाम की जगह है, कुरसेला, ठीक है, कुरसेला नाम की जगह जहां पर में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। एग्जाम का क्वेश्चन है आपका एक्चुअल, ठीक है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो कितने लोग चाहते हैं, ठीक है, तभी मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा कि वो जो कांस्टेबल के अंदर में क्वेश्चन आया था वो भी अगर आप चाहो तो मैं आप बोल सकता हूँ टीम को कि कांस्टेबल के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, वो लगा दे इसके अंदर में। आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हमारे आपको बताना है, ब्लैंक में उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। कैसर कैसर ए हिंद की उपाधि, जैसे आज भारत रत्न वगैरह दिया जाता है ना, वैसे कैसर ए हिंद अंग्रेजों के समय में दिया जाता था। तो कैसर ए हिंद की उपाधि जो है वो गांधी जी को क्यों दी गई थी, ठीक है। तो देखिए, गांधी जी को ये उपाधि दी गई थी 1915 के अंदर में, ठीक है। बट उन्होंने काम क्या किया था, उन्होंने काम किया था फ्रेंड्स 1898 से 1902 के बीच में, 1898 से लेकर 1902 के बीच में साउथ अफ्रीका में काम किया था। क्या काम किया था उन्होंने साउथ अफ्रीका में? साउथ अफ्रीका के अंदर में बोयर वॉर चल रहा था, साउथ अफ्रीका में बोयर वॉर चल रहा था, ठीक है। अंग्रेज सरकार और उसके बाद उसके अलावा वहां के जो लोकल ट्राइब्स थे उनके बीच में वॉर चल रहा था। तो गांधी जी ने ह्यूमैनिटेरियन तौर पर वहां पर में एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड की थी, एम्बुलेंस सर्विस, ठीक है। तो एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, एम्बुलेंस सर्विस मतलब कि जो लोग जख्मी थे उन लोगों की मदद कर रहे थे। तो ह्यूमैनिटेरियन वर्क किया था गांधी जी ने अपने लोगों के साथ में मिलकर, इसी वजह से बोयर वॉर जो है आप लोगों ने याद रखना है, उसके लिए इनको 1915 के अंदर में कैसर हिंद मिला। तो कब मिला था उनको? 1915 में मिला था बोयर वो युद्ध के लिए, लेकिन उन्होंने 1921 में इसको वापस कर दिया था, ठीक है। क्यों वापस कर दिया? खिलाफत आंदोलन और जालियनवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी उस समय में चल रहा था, तो 1921 में गांधी जी ने इसको कैसर हिंद की उपाधि को वापस कर दिया। तो कब मिला था, वापस कब किया? बोयर वॉर कहां पर में हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था, एम्बुलेंस सर्विस की वजह से मिला था, ठीक है। 1800, ठीक है, 1898 से लेकर 1902 तक ये साउथ अफ्रीका में बोयर वॉर चल रहा था, ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल का ये क्वेश्चन, इतना फास्ट सर्विस आप लोगों के लिए, देखिए
बहुत बढ़िया। एक बार एक साथ दम लगा के हईशा बोल के हर एक बच्चा, ठीक है, जितने भी ग्रुप्स आपको मिलते हैं, जहां जहां अपने 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 जो है आप लोग स्टेटस पे लगा सकते हो, अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए सब लोगों को, ग्रुप्स के अंदर में, टेलीग्राम के ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, ठीक है, और अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, अपने टेलीग्राम की भी उसमें भी लगा दीजिए आप लोग, ठीक है, बायो में या फिर जो भी स्टेटस होता है उसमें, सब तरफ में लगा दीजिए जल्दी जल्दी से। तो देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि बिहार के कौन से जिले में कोसी नदी और गंगा नदी आपस में मिलती है, तो ये क्वेश्चन बिहार कांस्टेबल के अंदर में आया था 21 अगस्त 2024 को। तो जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपके काम की चीज है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कटिहार। कटिहार में कौन सी जगह है वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आपको बताना है 2001 से 2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। दशकीय वृद्धि दर का मतलब होता है कि पिछले 10 साल के अंदर में कितना परसेंट जो है जनसंख्या बढ़ गई, ठीक है, ओके, कितना परसेंट जनसंख्या बढ़ गई। और छोटा मोटा तो अपन काम करते ही नहीं बिहारी, ठीक है, एक बिहारी, ठीक है, यहाँ पर मैं एक चौथाई पे भारी था, तो 25 ठीक है, अगर मैं पूरे भारत की 25.07% पूरे बिहार का था, ठीक है। तो ये बता देता हूँ मैं आपको आंसर, तो इसको सी हो जाएगा, ठीक है, मतलब 25.07%, मतलब एक चौथाई जनसंख्या बढ़ गई। किसी का जन्म हुआ है क्या यहाँ पर में इस समय काल के अंदर में 2001 से 2011 के बीच में कोई है यहाँ पर में, हाथ ऊपर करो, या किसी का बेबी हुआ है, ठीक है, या उनका भाई बहन हुआ है, ठीक है, 2001 से 2011 के बीच में, हाँ, किसी का जन्म हुआ है, तो आप ये 25.07% की दर में आते हो, इतनी पॉपुलेशन। अगर मैं भारत की बात करूं, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट वाला फैक्ट बता रहा हूँ, प्लीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। भारत का ये केवीएस की एग्जाम के अंदर में आया था आप लोगों का कि कितना प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर थी हमारे भारत की, पूरे भारत की अगर मैं बात करूं, तो 2001 से लेकर 2011 के बीच में 17.64% जनसंख्या पूरे भारत की बढ़ी। और उसके कंपैरिजन में बिहार की कितनी बढ़ी, 25 ठीक है 07%। ओके, तो ये आप देख लीजिए, जनसंख्या कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बाकी लोगों के मुकाबले में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। चलिए, तो भारत का लिख देंगे आप लोग, भारत के जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर, ठीक है, कितनी थी, और बिहार की कितनी थी, दोनों के दोनों लिख दीजिए। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन रिपीट होकर आने के बहुत अधिक चांसेस है, और ये टीआरई 3 के सिक्सुएट में 19/7/2024 को आया है। जितने भी बच्चे ओल्ड स्टूडेंट है वो बता दीजिए कि क्या आपको ये पूरा डिटेल में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, पेड क्लास में याद करवा दिया था आप लोगों को, पढ़ा पढ़ा के याद करवा दिया था। तो अभी भी जो बच्चे टीआरई 4 के अंदर में तैयारी कर रहे हैं और अपने सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं, टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ जाइए, नीचे में नंबर आप लोगों का चल रहा है, ठीक है। ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितना प्रतिशत है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है कि भाई पूरे भारत में जितनी भी जनसंख्या उसमें बिहार का प्रतिशत कितना है, ठीक है, बिहार अपना कितना योगदान देता है। बार 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 आपको याद करवाया ये क्वेश्चन, ठीक है। देखते कितने लोग इसका आंसर लगा पाते हैं, स्पीड में आंसर लगाएंगे, एकदम स्पीड में, गोली की रफ्तार से, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होना चाहिए 8.60% याद आपको करवाया हुआ है ये क्वेश्चन, और इसी वजह से इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा कि 8.60% आपका आंसर होना चाहिए, 8.60%, ठीक है। या फिर इसको आप लोग मतलब ये पॉइंट पॉइंट में अगर देखोगे तो 8.59 पूरा आगे में जाता है नंबर, राउंड ऑफ करते हैं तो 8.60% आप लोगों का हो जाता है, ठीक है, इतना है। तो कहीं पे भी ऑप्शन में दिया नहीं है आप लोगों का 8.60%, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए था आप लोगों का, ठीक है। 4000 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं कि पूरे भारत की जितनी जनसंख्या है, ठीक है, उसका कितना परसेंट लैंड जो है बिहार के पास में है, और कितने परसेंट पॉपुलेशन बिहार के पास में, दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, कि पूरे भारत की भूमि का कितना प्रतिशत बिहार के पास में है, ठीक है, भूमि की बात अगर मैं आप लोगों से करूं तो, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे एरिया की कि कितना प्रतिशत एरिया बिहार के पास में पूरे भारत का, तो वो केवल 2.86% है। ये क्वेश्चन हॉट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम के अंदर में। और अभी आप लोगों को मैंने बताया कि अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन की कि कितना पॉपुलेशन है, ठीक है, तो पॉपुलेशन जो है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा आप लोग, पूरे पूरे भारत की 8.60%, 8.60%,
तो ये नाइंसाफी है या नहीं? बिहार का एरिया कितना है ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है आप लोगों का एरिया, लैंड एरिया बिहार का 94,163 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है, ये है। लेकिन ये पूरे भारत का 2.86% ही अकेला, और भारत की जनसंख्या में 8.6%। बहुत नाइंसाफी है ये, ठीक है। दोनों के दोनों पॉइंट्स लिख लीजिए आप लोग, एग्जाम के अंदर में पूछे जाएंगे आप लोगों से ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू थॉर्नवेट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, देखो एक तो होता है कोपेन का क्लाइमेट कंडीशन आप लोगों का, ठीक है, और एक होता है थॉर्नवेट का, ठीक है, और एक है आरएल सिंह वाला। तो ये तीनों के तीनों अगर आप चाहोगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी फिलहाल के अंदर में आप लोगों को ये याद रखना है कि बिहार में थॉर्नवेट के अनुसार किस प्रकार की जो है पॉपुलेशन है। तो सब ह्यूमिड जो है फ्रेंड्स, ये मैक्सिमम जगह के ऊपर में कॉमन है, आरएल सिंह के अंदर में भी है। आरएल सिंह ने अलग तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। एरिड तो नहीं हो सकता ना भारत, मतलब एरिड मतलब सेमी एरिड अर्ध शुष्क भाई की सूखी जमीन है, बिहार थोड़ी सूखी जमीन है भाई, बिहार में पानी पानी है, ठीक है। एरिडिटी शुष्कता मतलब कमी भाई नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि बिहार के अंदर में पानी की सच कुछ कमी है कि एकदम बहुत ज्यादा आपका सूखा सूखा पड़ा हुआ है बिहार में। तो सब ह्यूमिड, ठीक है, मॉइस्ट सब ह्यूमिड कंडीशन में रखा है थॉर्नवेट ने इसको, ठीक है, थॉर्नवेट ने, ओके। तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपको सारा का सारा ये करवा दूंगा, बट अभी मैं फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन अगर ये डायरेक्टली आया बिहार का थॉर्नवेट के अनुसार नम उप आद्र, ठीक है, और अगर मान लीजिए आता है आप लोगों से आरएल सिंह के अनुसार, तो आरएल सिंह के अनुसार क्या है, ठीक है, सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल, ठीक है, आरएल सिंह के अनुसार सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल, उप आद्र संक्रमणकालीन, ठीक है, उप आद्र संक्रमणकालीन आरएल सिंह के अनुसार, और थॉर्नवेट के अनुसार नम उप आद्र, ठीक है। ये याद रखिएगा, सारे के सारे करवा सकता हूं मैं, बट आप लोग देखते हैं कितने लोग चाहते हैं करवाना करना ना फ्रेंड। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करिए। कितने बच्चे हैं जो केवीएस की भी तैयारी करना चाहते हैं आगे में जाकर, ठीक है, केवीएस की भी तैयारी करना चाहते हैं भाई, बहुत अच्छे बड़े बड़े पर्क्स है। टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए पता है क्या कर रहा है, जो अब तक किसी ने भी नहीं किया, टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए, ठीक है, जितने भी 2000 ठीक है आपका 23 के अंदर में जो पेपर्स हुए हैं सारे के सारे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। टीचिंग परीक्षा की टीम ने दिन रात मेहनत की है और वो सारे क्वेश्चंस, और हम उसको ट्रिपल चेक करवा रहे हैं, ट्रिपल चेक, ठीक है, चाहे वो पर्सपेक्टिव एंड एजुकेशन हो आप लोगों का। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई बच्चा टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर केवीएस की तैयारी कर लेगा, वो आगे निकल जाएगा। अभी से कर लीजिए, बहुत जल्द केवीएस की नोटिफिकेशन आने वाला है, शायद बीपीएससी से पहले आ जाए, ठीक है। तो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो आप लोग, और ये चीज आपको केवल और केवल टीचिंग परीक्षा पर मिलेगी, जहां सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एज इट इज ओरिजिनल क्वेश्चन। मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा किया करते थे, ये क्वेश्चन वहां पर में भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, ठीक है। आम की, इमली की, महुआ की, किसकी जो है ये पूजा किया करते थे, तो महुआ का जो पेड़ है फ्रेंड्स, इसकी पूजा किया करते थे। एनसीईआरटी में आप लोगों को बता दूं, एनसीईआरटी के अंदर में पूरा का पूरा दिया हुआ है कि मुंडा और संथल जनजाति के जो लोग हैं छोटा नागपुर के इलाके के अंदर में, महुआ और कदम्ब का जो ट्री है, दो पेड़ है, महुआ और कदम्ब, ठीक है। लिखो सभी लोग, पूजा किसकी किया करते थे ये लोग, ठीक है, पूजा ये किया करते थे महुआ का पेड़, महुआ और कदम्ब, ठीक है, ये दो पेड़ है जिनकी पूजा किया करते थे, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। उड़ीसा और बिहार के जो लोग हैं, उड़ीसा और बिहार के जो लोग हैं वो याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। वेडिंग सेरेमनी के अंदर में जब शादी का मौसम होता था, तो टेमेरिंड, इमली और मैंगो का जो ट्री है, ओके, उसकी वर्शिप किया करते थे, ये याद रखेंगे आप लोग। उड़ीसा और बिहार के अंदर में शादियों के मौसम के अंदर में, ठीक है, इमली और आम के पेड़ की पूजा किया करते थे। इमली और आम, इमली तो चलो लड़की हो गई, आम लड़का, हाँ लड़के आम आम लोग ही होते हैं, लड़के लोग वैसे भी बेचारे गरीब, ठीक है, आम लोग, ठीक है, इमली लड़की, आम लड़का, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए आप लोग, ओके। तो शादियों के अंदर में इमली और आम की पूजा किया करते थे, और ऐसे नॉर्मल समय में मुंडा और संथल जनजाति के लोग जो है नॉर्मल अपनी लाइफ के अंदर में महुआ और कदम्ब के पेड़ की पूजा किया करते थे, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखिए पूरा का पूरा आप लोगों को फ्रेंड्स एनसीईआरटी टीचिंग परीक्षा के कोर्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के अंदर में, ठीक है, और वहीं से ये क्वेश्चन बना था आप लोगों का, और आपको इस तरीके से ये पूरा का पूरा बताया गया है यहाँ पर में। एक बार 4700 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, एक बार जो है ना दम लगा के हिस्सा बोल के सभी लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है, हम लोग 5000 पार कर पाएंगे।
ये क्वेश्चन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सभी के सभी, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एज पर द सेंसस 2011 लिटरेसी रेट इन बिहार इज, ठीक है, बिहार की लिटरेसी रेट कितनी है बताइए, लिटरेसी रेट। देखिए पूरे बिहार की अगर मैं बात करूं ना फ्रेंड्स आप लोगों से, ठीक है, तो आप लोगों ने इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखना है कि बिहार की, पूरे पूरे बिहार की लिटरेसी रेट कितनी है, ठीक है, साक्षरता दर, तो वो है आप लोगों की 61.8%। ठीक है, 61.8%। पहले तो आप ये लिखो 61.8%। अब बताओ कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है 61.8%? क्या आपको कहीं पे भी दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। इसी वजह से आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। और टीचिंग परीक्षा पर हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डाले हैं जहां पर मैं आपके नॉलेज की टेस्टिंग होंगी, और ये तभी आप कर पाओगे जब रिवीजन करोगे, बार बार रिवीजन करके आएगा ये। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, ठीक है, कि 61.8% आप लोगों ने ये कर लिया। उसके बाद में अब महिलाओं की, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों का कर लेते, ठीक है, मेल का और फीमेल का। मेल का जो है फ्रेंड्स ये याद रखिएगा आप लोग 71 पॉइंट, ठीक है, 2% है, और फीमेल का कितना है? फीमेल का है 51.5%। ठीक है, अब एक बच्चे ने मेरे से एक बार पूछा था कि सर 71.2% और 51.5% तो 100 से भी ज्यादा हो गया। तो भाई बात की गहराई को समझो, ठीक है, यहां पर मैं ये मेल जितने भी पुरुष है उनमें से कितना परसेंट, केवल पुरुषों में कितना परसेंट जो है मेल पढ़े लिखे हैं, तो 71.2 मेल परसेंट, 71.2% मेल जो है पढ़े लिखे केवल पुरुषों में। ठीक है, और महिलाओं में जितनी भी महिलाएं हैं, मान लो 100 महिलाएं हैं, ठीक है, तो 51.5% जो महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी है। ऑब्वियसली बात है 100 नहीं है, ज्यादा लोग हैं, इस वजह से परसेंटेज में 0.5 आया है। आधी महिला पढ़ी हुई, ऐसा तो कुछ होता नहीं ना। और ओवरऑल का मतलब ये होता है कि चाहे मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर पूछ लिया जाए कि कितना परसेंट पढ़े लिखे हैं, तो 61.8% है। तो ऐसा इसका मतलब होता है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके ये लाने की कोशिश मत करना। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर में। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन है आप लोगों का, फिर से आप लोगों का टीआरई के अंदर में 26/8/2023 के टीआरई 1 के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। क्या बोला गया आप लोगों से? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले या जिलों में न्यूनतम लिंग अनुपात है? लिंग अनुपात का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका कि जहां पर लड़कों के मुकाबले में, ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी है, लिंग अनुपात। ठीक है, तो गोपालगंज एक ऐसा जिला है, गोपालगंज, ठीक है, एक ऐसा जिला है, केवल एकमात्र जिला, जहां पर में 1000 लड़कों के मुकाबले में 1021 लड़कियां है, मतलब 1000 से भी ज्यादा है। इसका कारण ये नहीं है कि वहां लड़कियों का जन्म ज्यादा होता है, नहीं, इसका कारण ये है कि बहुत सारे जो लड़के हैं वो काम की तलाश में दूसरे जगहों पे चले गए हैं, तो लड़कियां वहां पर में रह गई है, इसका ये भी एक कारण है। ठीक है, और दूसरा एक कारण हो सकता है कि भाई वहां पर में फीमेल इन्फेंट्रीसाइड जो है वो इतना नहीं होता होगा, ठीक है, लड़का लड़कियों में भेदभाव नहीं करते होंगे, ये भी एक रीजन हो सकता है। न्यूनतम लिंगानुपात का मतलब होता है कि भाई बहुत कम है, लड़के ज्यादा है, लड़कियां बहुत कम है। तो मुंगेर के अंदर में जो है फ्रेंड सबसे कम लड़कियां है। ठीक है, मुंगेर के अंदर में, मुंगेर के अंदर में बात करूं तो हर 1000 लड़कों के मुकाबले में केवल 876 लड़कियां है मुंगेर में। और दूसरे नंबर पे आता है भागलपुर। ठीक है, भागलपुर हर 1000 लड़कों के मुकाबले के अंदर में 880 लड़कियां है केवल। ठीक है, 880। तो आप देखिए कि कितना फर्क है। यहां पर में 1024 लड़के जो है वो कुआरे मरेंगे भागलपुर के अंदर में, इधर में 120 लड़के। ठीक है, तो लड़कों, ठीक है, तुम्हारा कंपटीशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है भाई, देख लो, मेहनत कर लो, अभी तुम बाबू सोना जादू टोना अभी जो कर रहे हो ना, ठीक है, वो कोई ना कोई टीचर दूसरा जो व्यक्ति पढ़ रहा है वो टीचर बन के जो है लेकर जाएगा। वो मैंने एक बार सुनाया भी था आप लोगों को थोड़े दिन पहले गाना कि हमका दुल्हन बना लो नहीं तो दूसर लेके जाई, हमरे पीछे पड़ल भारे हमरे जीजा जी के भाई। तो वो जीजा जी के भाई की जॉब लग जाएगी, वो लेके चल जाएगा उसको। ठीक है, और तुम यहाँ पर में बस पोगो देखते रह जाओगे। इसलिए मेहनत करो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए, तो गोपालगंज के अंदर में जो है फ्रेंड सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, सबसे कम जो है वो मुंगेर जिले के अंदर में है, ये याद रख लीजिएगा आप सभी के सभी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पूरे बिहार का लिंगानुपात कितना है। ठीक है, तो पूरे के पूरे बिहार का लिंगानुपात कितना है, ये आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का। ठीक है, तो पूरे बिहार का लिंग अनुपात, ठीक है, मतलब एवरेज, अगर 1000 लड़कों में से अपन देखें कि कितनी लड़कियां है,
ठीक है, एवरेज, तो 918 लड़कियां है। ठीक है, 918 पूरे बिहार का एवरेज है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का फ्रेंड्स 64वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, और आगे में भी पूछे जाने की संभावना है आप लोगों की। और आपको बता दूं, ये सारी की सारी चीजें जो है ना, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ा चुका हूँ। जो बच्चा टीचिंग परीक्षा को अच्छे से फॉलो करेगा वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेगा। तो अगर आगे बढ़ना है तो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़े रहिए आप लोग, सारा का सारा पढ़ाया हुआ है आप लोगों का। तो आप देख सकते हो 918 जो है फ्रेंड्स की लिंग अनुपात है। ये लिस्ट आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवा दी गई है, तो टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन हर एक बच्चा डाउनलोड कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये मैप चाहिए आप लोगों को, तो ये मैप जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन बनता है आपका कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है बिहार का, तो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला पश्चिमी चंपारण। ठीक है, सर्वाधिक लिंग अनुपात और सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर, मतलब सबसे ज्यादा जहां जनसंख्या बढ़ी है पूरे, ठीक है, 10 सालों के अंदर में, ये है गोपालगंज आपका, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर और सर्वाधिक लिंग अनुपात। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो है शहर और सबसे बड़ा शहर पटना शहर है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता और सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास। कितने लोग हैं रोहतास से? यहाँ पर मैं हाथ ऊपर करे, या कोई ना कोई आपका रिलेशन है रोहतास के साथ में। ठीक है, रोहतास सबसे ज्यादा साक्षर, रोहतास साक्षर मतलब पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पुरुष रोहतास में, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं रोहतास में। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं कहां पर में है, तो सहरसा के अंदर में। महिलाओं का साक्षरता दर यहाँ पर में बहुत कम है। और अगर पुरुष सबसे कम पढ़े लिखे कहां पर में है, तो पूर्णिया के अंदर में है। ठीक है, आप लोग कहां से बिलोंग करते हो ये बता दीजिएगा। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दोनों के दोनों पूर्णिया के अंदर में आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2019 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, और ये बिहार हेड टीचर के अंदर में भी आया था। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला आप लोगों का कौन सा? शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली। सबसे कम जनसंख्या कहां पर में है? देखिए, इस मैप में, ये जादुई मैप है, इस मैप में ना आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर मैं जूम कर पाऊँ इसको, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो कि ये शेखपुरा है, न्यूनतम जनसंख्या, इसमें सारी जानकारी दी गई है, और हमने टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर ही उपलब्ध भी करा दिया आप लोगों को। शेखपुरा न्यूनतम जनसंख्या, आपके अलग अलग डिफरेंट एग्जाम के अंदर में आया हुआ प्रश्न। ठीक है, और आप देख सकते हो कि आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ पर में। ऐसे हम लोगों ने एचडी मैप्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर। तो जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जल्दी से जुड़ जाइए, ताकि आप ये सारी की सारी प्रैक्टिस कर सके आप लोग। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में? शेखपुरा हो जाएगा, सबसे कम जनसंख्या वाला शहर। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर में है? पटना में है। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या, मिनिमम पॉपुलेशन शेखपुरा के अंदर में है, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पटना के अंदर में है। ठीक है, तो देखिए पटना में सबसे ज्यादा जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा के अंदर में। ठीक है, केवल हम लोग जो है फ्रेंड्स 100 के करीब बच्चे दूर है हम लोग 5000 से, तो हर एक बच्चा जल्दी से एक बार शेयर कर दिएगा, जल्दी जल्दी से। ठीक है, और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, हर एक बच्चा जल्दी से सेशन को लाइक जरूर कर देगा। बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? एकदम फास्ट आंसर कीजिए, एस्टेट टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, गोली की रफ्तार से आंसर करना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा जो है आप लोगों का आबादी वाला जो जिला है, पटना, बक्सर, शिवहर, गया, तो पटना जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रख लेना है। ठीक है, अभी आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाया मैंने कि पटना सबसे ज्यादा है, और उसके बाद में पूर्वी चंपारण आता है आप लोगों का। ठीक है, फिर शेखपुरा सबसे कम है, और उससे ज्यादा जो आती है फिर शिवहर की आती है, शेखपुरा, शिवहर, और पटना जो है सबसे ज्यादा, और उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, मधुबनी, और फिर गया। तो ये पहले 5 जिले सबसे ज्यादा वाले और सबसे कम वाले, ये 5 जिले। ठीक है, अच्छा, बिहार में ऐसे कितने जिले हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है, मतलब 1 मिलियन से कम है? आप मुझे बताइए, ये पूरा का पूरा आप देखो, 10 लाख से कम जनसंख्या वाले कितने जिले देखते, तो कितने कितने लोगों का यहाँ पर में कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो डेवलप्ड है आप लोगों की? मुझे बताइए कितने जिले हैं? ये पूरा का पूरा, ये भी आप लोगों को जो है ना टेबल आपको प्रोवाइड करवा दिया गया टीचिंग परीक्षा के पेड क्लास के अंदर में। तो देखिए 3 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर में, ठीक है, जनसंख्या 10 लाख से कम है, केवल 3 जिले, उनके नाम लिख देंगे आप लोग जल्दी जल्दी से। ठीक है, सबसे कम से सबसे ज्यादा के, मतलब इन तीनों में सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ऐसा लिखिए आप लोग। ठीक है, एक नाम लिखो। ठीक है, एक नाम। ठीक है, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से आप लोग लिख दीजिए, ताकि आपको याद भी हो जाए कि 3 जिले कौन से हैं लीस्ट पॉपुलेशन वाले, शेखपुरा, शिवहर और अरवल।
तो सबसे अधिक आबादी पटना में है, ये याद रखिएगा आप लोग। पूर्वी चंपारण दूसरे नंबर पे आता है सबसे अधिक आबादी में। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी थी? ये क्वेश्चन आपका बिहार सीईटी के अंदर में आया हुआ है फ्रेंड्स, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर जिस बच्चे ने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा डाला। क्या बात है, 10 लाइक दूर है 4800 से हम लोग, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, अब केवल 9 लाइक्स दूर है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है फ्रेंड्स 61.80 जो है, ठीक है, ये कुल साक्षरता दर है। ये है फीमेल की, ठीक है। अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल की है कितनी और मेल की कितनी है, ये आप लोग लिख दीजिए। मैंने यहाँ लगा दिया है, बट फिर भी आप लोग लिख दीजिए ओवरऑल मेल और फीमेल। ये क्वेश्चन आते हैं बार बार एग्जाम के अंदर में पूछे जा रहे हैं आप लोगों से, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चंस आपको बता दिए जो एग्जाम्स के अंदर में पूछे जा रहे हैं आप लोगों से। तो ओवरऑल साक्षरता कितनी है ये भी आप, ये वाला भी टेबल आपको प्रोवाइड कर दिया है टीचिंग परीक्षा के पेड एप्लीकेशन में। पुरुष साक्षरता 71.2, महिला साक्षरता 51.5, ठीक है, 51.5। अच्छा, एक चीज और आप लोगों की कि बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है, मतलब कि हर एक, जितनी भी जनसंख्या है बिहार की, अगर उसको 1-1 किलोमीटर के डब्बे में अपन रख दे हाइपोथेटिकली, तो हर डब्बे के अंदर में कितने लोग आ जाएंगे। इसका ये मतलब होता है कि अगर सारे लोगों को 1-1 किलोमीटर के बक्से में रख दिया जाए, ठीक है, 1 किलोमीटर के चौरस बक्से में रख दिया जाए, तो जनसंख्या घनत्व कहलाता है वो। तो 1106 है, सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, ठीक है। लिंग अनुपात मतलब हर 1000 लड़कों के मुकाबले में कितनी लड़कियां है, ओके, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोगों को बताना है कि बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की साक्षर जनसंख्या कितनी। अब बताइए आप लोग यहाँ पर में कितना था पूरे भारत, ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन है अभी जो आया है अभी जस्ट आपके टीआरई के अंदर में 3 में। जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों की जांच कर रहा है अच्छे से कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है, कितना अच्छे से आप लोग देख रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करूं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा 8.60%। कहां पर में दिया हुआ है आप लोग कमेंट में आंसर कर लगाइए जल्दी से, ठीक है। जनसंख्या बोला है, आप मुझे लैंड का भी बता दीजिएगा कि पूरे भारत के एरिया में बिहार का एरिया का कितना प्रतिशत है। तो ऊपर में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि 8.60% होना चाहिए था ई। ओके, चल आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों का आप लोग बताइए मुझे कि 2001 से 2011 के मध्य बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि दर जो है फ्रेंड्स कितनी थी ये आप लोगों को बताना है। जनसंख्या वृद्धि दर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो रिवाइज्ड डेटा है ना उसके अनुसार, ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कि 25.07% आप लोगों का, ठीक है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। कई जगह पे आपको उसको लास्ट में 4 मिलेगा, बट वो इतना ज्यादा फर्क नहीं करता, वो राउंडिंग ऑफ का फर्क है, वो राउंड ऑफ जो करते हैं ना, देखो 0.0 के बाद में जितना भी चीजें होती है वो राउंड ऑफ का फर्क होता है। तो 25.07 जो है सबसे क्लोज यहाँ पर में आपका आंसर हो जाएगा 25.07%, ठीक है। कई जगह पे 04 भी है, वो राउंडिंग ऑफ का फर्क है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके आंसर में, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। 25.04 या 25.07 दोनों ही करेक्ट है, कहीं कभी भी आंसर एक साथ वो दोनों के दोनों नहीं देंगे आप लोगों को, इतना गैप रहता है इसमें, ठीक है। तो आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको याद रखिए आप लोग। एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी आपको टीचिंग परीक्षा के ऐप पर प्रोवाइड करवा दिया गया, आप देख सकते हो वाटरमार्क भी लगा हुआ है आप लोगों का, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स देखिए, बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जाति की आबादी सबसे अधिक है, एससी कम्युनिटी की। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार में एससी कम्युनिटी की आबादी सबसे ज्यादा कहां पर में, कौन से जिले के अंदर में, और एसटी कम्युनिटी की कहां पर में, ये भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप दोनों की बता दीजिएगा कि सबसे अधिक आबादी कहां पर में क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है फ्रेंड्स टाई ब्रेकर का काम कर सकता है, आगे बढ़ जाओगे आप लोग। शेड्यूल, ठीक है, कास्ट अनुसूचित जाति एससी कम्युनिटी की कहां पर में सबसे ज्यादा है, जी। तो सबसे ज्यादा जो है फ्रेंड्स गया जिले के अंदर में है शेड्यूल कास्ट की, ये याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, शेड्यूल कास्ट की सबसे ज्यादा,
ओके, इंपॉर्टेंट के अंदर में इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, गया जिले के अंदर में शेड्यूल कास्ट की सबसे ज्यादा आबादी है। सबसे कम कहां पर में है, तो शिवहर के अंदर में सबसे कम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बिहार का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? बिहार फॉरेस्ट गार्ड के अंदर में पूछा गया प्रश्न। ये ओवरऑल पूछ रहा है आपसे, सबसे कम आबादी वाला जिला। 5,000 प्लस लाइक्स आपने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी के सभी फ्रेंड्स, ताकि हम लोग इसी तरीके से और भी बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर सके। ठीक है, एक बार दम लगा के हर एक बच्चा जो है शेयर कर देगा और सेशन को लाइक जरूर कर देंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं कि बिहार का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम आबादी वाला जिला है शेखपुरा। ठीक है, सबसे अधिक आबादी वाला जिला है पटना। दोनों पॉइंट याद रखिएगा आप सभी के सभी, पटना सबसे अधिक है और शेखपुरा सबसे, ठीक है, कम है। मुझे आप बताइए कि सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है और सेकंड लास्ट नंबर पे कौन सा आता है, सेकंड लास्ट। चलिए एक एक कदम आगे बढ़ते जाते हैं, ये तो आपको याद हो गया। अब सेकंड और सेकंड लास्ट, सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला और सेकंड लास्ट सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला, दोनों आप लोग लिख दीजिए, यही से देखिए और लिख दीजिए ताकि आपको याद हो जाए। नाउ 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक थी? केवल एकमात्र जिला ऐसा है जहां पर में महिलाओं की संख्या ज्यादा है पुरुषों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है पुरुषों की कंपैरिजन के अंदर में एकमात्र जिला, और कितना है वो भी बता दीजिएगा आप लोग। गोपालगंज है। ठीक है, हर 1,000 पुरुषों के मुकाबले में कितनी महिलाएं हैं, एक बार लिख दीजिए कमेंट के अंदर में ताकि याद हो जाए आप सभी लोगों को। ओके, तो गोपालगंज के अंदर में जो है फ्रेंड्स याद रखना है सबसे ज्यादा है। ठीक है, और मुंगेर में सबसे कम है। चलिए अब मुझे बताइए यहाँ पर में कि सेकंड नंबर पे कौन आता है और सेकंड लास्ट कौन आता है, सेकंड लास्ट। ठीक है, आप पहला फर्स्ट और सेकंड दोनों लिख दो। ठीक है, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाले में, और सेकंड फर्स्ट मतलब फर्स्ट लास्ट और सेकंड लास्ट दोनों लिख देंगे ताकि आपको याद हो। देखो, गोपालगंज में सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे सिवान आता है, बट उसकी जो लिंग अनुपात है वो 1,000 से कम है, 988 है केवल। ठीक है, और भागलपुर, ये पता है ना आपको, दोनों को मिला के क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में भी। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो वाला क्वेश्चन लगा दीजिए जहां मुंगेर और भागलपुर था। ठीक है, वहां हम पूछ लेंगे बच्चों से फिर सवाल वापस से कि क्या था डेटा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में चापेकर भाई थे। ठीक है, चापेकर भाइयों ने पुणे के अंदर में, पुणे महाराष्ट्र के अंदर में, ब्रिटिश एक अधिकारी थे जिनका नाम था WC रैंड, और उनके एक साथी थे, ठीक है, जो उनकी रक्षक थे, उनके सैन्य एस्कॉर्ट उनके थे, लेफ्टिनेंट आयर्स्ट, इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो WC रैंड और उनके सहायक लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी थी कौन से साल के अंदर में? ये क्वेश्चन बनता है, और इससे से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था आप लोगों का, आपको अगर याद हो तो, आई थिंक लीक पेपर के अंदर में आया था वो क्वेश्चन। तो 22 जून, ठीक है, 1897 को, ठीक है, 22 जून 1897 को पुणे के अंदर में जो है फ्रेंड्स, पुणे में, पुणे महाराष्ट्र के अंदर में ये हत्या कर दी थी। ठीक है, TRE 3 के अंदर में लीक पेपर के अंदर में आई थिंक शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, किसने की थी। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स यहाँ पर में कि 22 जून 1987 को जो दामोदर ब्रदर थे, हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, ठीक है, दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, इन्होंने WC रैंड, ये कौन थे, ये प्लेग अधिकारी थे। ठीक है, और उनके एक अंगरक्षक थे, ठीक है, लेफ्टिनेंट आयस्ट। ठीक है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर पॉसिबल हो तो वो क्वेश्चन भी निकाल दीजिए जिसके अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कितने लोग चाहते हैं वो क्वेश्चन भी करवा दिया जाए? अगर चाहते हो तो यहाँ पर मैं लिख देंगे जी सर बिल्कुल करवा दीजिए, वो क्वेश्चन भी करवा देंगे जो एक्चुअल क्वेश्चन आया था। तो पुणे महाराष्ट्र के अंदर में इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, इनकी हत्या क्यों की थी उन्होंने? क्योंकि ये लोग जो है वो प्लेग को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा सख्ती कर रहे थे, सख्ती, सख्ती इन द सेंस की बहुत ज्यादा कठोर तरीके से लोगों उसके साथ में व्यवहार कर रहे थे। 1942 के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद जी को किस जेल में रखा गया था, ये बता देंगे आप लोग। राजेंद्र प्रसाद जी कौन से जेल के अंदर में थे? देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स राजेंद्र प्रसाद जी की, तो वो बांकीपुर जेल पटना के अंदर में थे राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण कौन से जेल के अंदर में थे, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो हजारीबाग जेल के अंदर में थे जयप्रकाश नारायण, JP नारायण। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद जी बांकीपुर जेल पटना के अंदर में, और जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल के अंदर में, 1942 के अंदर में। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। सेफ्टी वॉल थ्योरी, इसका मतलब क्या था?
देखिए सेफ्टी वॉल थ्योरी जो है फ्रेंड्स, ये लाला लाजपत राय ने जो है इंट्रोड्यूस की थी। उन्होंने कहा था कि सेफ्टी वॉल थ्योरी के तहत जो है अंग्रेजों ने, ठीक है, स्पेशली लॉर्ड डफरिन और ए.ओ. ह्यूम, उन्होंने जानबूझकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, तो उनका मतलब इस थ्योरी के अनुसार उनका था कि भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड इंडियंस है, उनके मन में जो है वो डिसकंफर्ट बढ़ रहा था, डिसकंटेंट बढ़ रहा था। ठीक है, उसको सेफली आउटलेट करने का मतलब कि धीरे धीरे कांग्रेस की मदद से उसको बाहर निकाला जाए। ऐसा ना हो कि उनके अंदर का प्रेशर फट जाए और वो कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर दे। तो धीरे धीरे उनका रिजेंटमेंट या उनका जो भी एक असंतोष है उसको बाहर निकलने दिया जाए धीरे धीरे। तो सेफ्टी वॉल थ्योरी के तहत इसको बनाया गया था, ऐसा ये मानना है। ठीक है, इसमें सच्चाई है या नहीं ये तो, ठीक है, ये राज उन्हीं के साथ में चला गया वाला बात है। ठीक है, तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि सेफ्टी वॉल थ्योरी लाला लाजपत राय ने दी थी। ओके, अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 के अपर प्राइमरी के अंदर में मैथ्स एंड साइंस, और आपका ऑब्वियस सी बात है कि जीएस के अंदर में पूछा गया था, ये सभी में कॉमन था। ठीक है, 15 मार्च 2024 को क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों का। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जीएस में आया था। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं वो एक्सीडेंटली किल्ड लेफ्टिनेंट आयर्स्ट। देखो लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या क्यों कर दी थी, वो डब्ल्यूसी रैंड की हत्या करना चाहते थे। डब्ल्यूसी रैंड जो थे ये थे प्लेग अधिकारी, उनकी हत्या करना चाहते थे, लेकिन उनके साथ में उनका जो है वो अंगरक्षक जो था वो भी मारा गया। तो किसने किया था, ठीक है, दामोदर और बालकृष्ण हरि चापेकर जो थे, चापेकर बंधुओं ने। ठीक है, दामोदर और बालकृष्ण हरि चापेकर, इन्होंने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, 22 जून 1897 को, 22 जून 1897 को पूना के अंदर में। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, पूना में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लगातार 6 साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1940 में कौन सा अधिवेशन था जहां पर में ये अध्यक्ष बने थे, और उसके बाद में लगातार 6 साल तक 1946 में, जब तक कि मेरठ अधिवेशन नहीं हुआ, और ठीक है, आचार्य कृपलानी अध्यक्ष नहीं बन गए, तब तक वो अध्यक्ष बने रहे लगातार। तो रामगढ़ में अधिवेशन हो रहा था, रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन। ठीक है, आज के झारखंड में पड़ता है, उस समय में बिहार का पार्ट था वो। वहां पर भी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, अबुल कलाम आजाद, और लगातार फिर 6 साल तक वो अध्यक्ष रहे। ठीक है, तो मतलब 1942 में जो विद्रोह हुआ, ठीक है, उसके बाद में जितनी भी सारी चीजें हुई हमारे भारत के अंदर में, इस बीच में उस समय में कांग्रेस के अध्यक्ष, ठीक है, अबुल कलाम आजाद थे। साथ ही साथ बता दूं फ्रेंड्स कि रामगढ़ अधिवेशन वही अधिवेशन था जिसके अंदर में इंडिविजुअल सत्याग्रह सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत इसी इसमें रामगढ़ अधिवेशन में हुई थी। ठीक है, नाउ मैडम कामा द्वारा स्टुटगार्ट में फहराया गया तिरंगा ब्रिटिश सरकार भारत में किसके द्वारा तस्करी करके लाया गया था। मैडम कामा ने जो है फ्रेंड्स स्टुटगार्ट नाम की जो जगह है जर्मनी में, वहां पर में झंडा फहराया था 1907 के अंदर में। ठीक है, विदेशी धरती पर झंडा फहराने वाले पहला व्यक्ति मैडम कामा, मैडम भीखाजी कामा, इनको भारतीय क्रांति की जननी भी कहते हैं। ठीक है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। आपको बताना है कि कौन थे वो व्यक्ति जिन्होंने जो है वो झंडा लेकर आ गए थे तस्करी करके। तो उनका नाम था इंदुलाल याग्निक। आज भी पूना के अंदर में ये झंडा रखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है आपका ये। तो इंदुलाल याग्निक ने इसको लेकर आ गए थे। ठीक है, ये वो झंडा है जो लेकर गई थी मैडम भीखाजी कामा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता 1907 में मुस्लिम लीग के पहले सत्र से संबंधित था। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन, मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान। देखिए अगर मैं आप लोगों को बात करूं फ्रेंड्स कि मोहम्मद अली जिन्ना पहले सेशन में मुस्लिम लीग से पहले जुड़े हुए नहीं थे, वो कांग्रेस के थे, कांग्रेसी थे। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेसी थे। ठीक है, सर सैयद अहमद खान की मृत्यु हो चुकी थी उस समय तक। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है, आगा खान, और नवाब वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। जो पहला इसका सेशन था आपका, जो आपका कराची के अंदर में हुआ था। ठीक है, उसके अंदर में कराची में हुआ था ये सेशन, कराची में पहला सेशन। वैसे इसकी स्थापना 1906 में हुई थी, ठीक है, मुस्लिम लीग की, लेकिन कराची में इसका पहला सेशन हुआ। तो ये दोनों इससे जुड़े हुए थे, संबंधित थे। तो आंसर मोर देन वन ऑफ दी अबो हो जाएगा इसका, मोर देन वन ऑफ दी अबो। ठीक है, तो इसको ये याद रखना था आप लोगों ने। ये दोनों लोग इनमें इनसे जुड़े हुए थे, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब आगा खान। ठीक है, ये सारे लोग इनसे मतलब बेसिकली जुड़े हुए लोग थे। तो मोर देन वन ऑफ दी अबो इज द करेक्ट आंसर। नाउ
मुस्लिम लीग स्टार्टेड इट्स एनुअल कन्वेंशन ऑफ रेगुलर बेसिस, मतलब पहले क्या था कि इनकी स्थापना हुई 1906 में ढाका में, पहला सेशन इन्होंने किया 1907 में कराची के अंदर में। इरेगुलर सेशन था इनका, मतलब रेगुलर सेशन नहीं होता था। रेगुलर सेशन लेने की शुरुआत इन्होंने कब से की, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो रेगुलर सेशन जो है फ्रेंड्स 1925 के बाद से स्टार्ट हुआ था मुस्लिम लीग का, 1925 के बाद से। ठीक है, ये आपका 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, चलिए देखिए, बंगाल का विभाजन जो है फ्रेंड्स 1905 में हुआ था। आप लोगों को बताना है कि 1905 से ये विभाजन कब तक चला। एक बार शेयर कर दो यार जल्दी जल्दी से, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, और सेशन को लाइक कर देंगे आप लोग। और कमेंट के अंदर में आंसर जरूर करते रहिए आप सभी। मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो, ताकि आपको रेगुलर अपडेट जो है वो मिलती रहे सारी की सारी। और जो भी बच्चा केवीएस की तैयारी करना चाहता है, आपको बता दूं कि आप केवीएस टीचिंग परीक्षा के साथ में केवीएस के कोर्सेज में भी जुड़ सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि केवीएस का नोटिफिकेशन टीआरई के भी पहले आ जाए। तो अभी हम लोग जो है अर्ली बर्ड, उसके ऊपर में जो है, उसके ऊपर में डिस्काउंट रखा हुआ है हम लोगों ने। जो अर्ली बर्ड है, अर्ली बर्ड का मतलब होता है जो सबसे पहले तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, जो पहले शुरुआती बच्चे, जो मेहनत करके आगे बढ़ने वाले बच्चे, जो रैंक लेकर आने वाले बच्चे, उन लोगों के लिए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं कि बंगाल का पार्टीशन जो है कब तक चला, तो 1905 में जब किंग जॉर्ज पंचम जो थे, उन्होंने कर्जन के एक्ट को दिल्ली दरबार के अंदर में क्या किया था, खत्म कर दिया था। तो किंग जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली दरबार में ये बोल दिया कि लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का बंटवारा किया है उसको रद्द किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि दिल्ली दरबार के अंदर में, ठीक है, बंगाल का बंटवारा रद्द हुआ, और साथ ही साथ दिल्ली को राजधानी घोषित भी किया गया कलकत्ता के स्थान पर। ठीक है, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आप लोग बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कंसीडर द, अरे भाई क्यों बंद हो जा रहा है कर्टन। लखनऊ पैक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लखनऊ समझौता वर्ष 1915 में हुआ था, और लखनऊ समझौते में सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को द हिंदू मुस्लिम एकता का जो है दूत कहा था। देखो पहली बात तो लखनऊ समझौता जो है ना फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, 1915 में नहीं हुआ था। ठीक है, 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। किसके किसके बीच में हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। ठीक है, ये समझौता हुआ था कि भाई हम दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, कुछ चीजें कांग्रेस ने मान ली, कुछ चीजें मुस्लिम लीग ने मांग ली। जैसे मुस्लिम लीग की एक मांग थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, ठीक है, कि भाई अलग निर्वाचक मंडल। कांग्रेस ने 1909 से लेकर 1916 तक उसको माना ही नहीं था, कि हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। फाइनली उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। और मुस्लिम लीग ने ये मान लिया कि हम कांग्रेस के साथ में मिलकर काम करेंगे आजादी के लिए। ठीक है, तो ये वाला तो आपका गलत है। हाँ, लखनऊ पैक्ट के अंदर में मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है फ्रेंड्स बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ में लाने के लिए। तो सरोजिनी नायडू भोली भाली, ठीक है, कितनी गर्ल्स है यहाँ पर में, गर्ल्स कितनी है यहाँ पर में, भोली भाली होती है हमारे भारत की महिलाएं। ठीक है, भारत की महिलाएं जो है वो भोली भाली सी होती है। तो सरोजिनी नायडू, तो उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बता दिया था कि ये देखो भाई कितना बड़ा दूत है हिंदू मुस्लिम एकता का, हिंदू मुस्लिम एकता का हिमायती। फिर पता नहीं क्या हो गया मोहम्मद अली जिन्ना को एकदम ही, ठीक है, बावड़ा हो गया वो फिर। ठीक है, चलिए, तो फ्रेंड्स आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन कौन सा है, केवल दूसरा वाला है। पहला वाला क्यों गलत है, क्योंकि 1916 में हुआ था ये लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में। इसकी अध्यक्षता, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार जो थे, ठीक है, उन्होंने की थी। नाउ फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि आपकी बेहतरीन क्लास के 1 लाख प्लस प्रश्न जो है फ्रेंड्स आप लोगों का टेस्ट सीरीज महापैक में कर दिए जाएंगे। तो आप लोग जितने भी लोग हैं टेस्ट सीरीज महापैक जो है उसको भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अभी 4.5 लाख क्वेश्चन है, बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज के अंदर में 5 लाख प्लस पीवाईक्यूज आपको हो जाएंगे। तो जितने भी बच्चे इसमें जुड़ना चाहते हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं। और टीचिंग परीक्षा के साथ में हम लोग कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए जितना ज्यादा इंप्रूवमेंट, जो हर चीज जो की जा सकती है वो कर रहे हैं हम लोग। केवीएस के जितने भी आपके क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को वहां पर मैं आपके लिए इंक्लूड किया जा रहा है। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आप लोगों का कहां पर में स्थित है, चलिए देखते हैं बिहार का कितना नॉलेज है आप लोगों को। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहां पर में लोकेटेड है, तो पंत वन्यजीव अभ्यारण्य जो है फ्रेंड्स वैशाली में, पटना में, नालंदा में, दरभंगा में, कहां पर में, तो पंत, जिसको राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य भी बोला जाता है। चलो अभी आप लोगों को मैंने एक हिंट दे दिया, अब तो बता दो कम से कम। ठीक है, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य या राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर में लोकेटेड है, तो ये आप लोगों का लोकेटेड है नालंदा के अंदर में। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। आप सभी लोगों को ये आज की क्लास की टेस्ट भी मिल जाएंगी,
तो जितने भी लोग देख रहे हैं इस सेशन के बाद में टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर जाकर टेस्ट जरूर दे देना। ठीक है, तो पंत वन्यजीव अभयारण्य या फिर राजगिर वन्यजीव अभयारण्य नालंदा के अंदर में आप लोगों को मिलेगा। नालंदा में डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा ये आपका, प्लीज याद रखिए आप लोग। ठीक है, तो राजगिर वन्यजीव अभयारण्य को ही पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोला जाता है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य आपका पश्चिमी चंपारण के अंदर में मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, राजगिर या पंत नालंदा में, भीम बांध सेंचुरी आप लोगों का मुंगेर के अंदर में है, सबसे पुराना वाला बिहार का, और गौतम बुद्ध बर्ड सेंचुरी गया के अंदर में। ना निम्न किस नदी का उद्गम कैमूर श्रृंखला से होता है और वह चौसा के उत्तर में गंगा नदी में मिलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, कैमूर श्रृंखला में होता है इसका उद्गम। देखो कैमूर जो पर्वत श्रृंखला है ना, वहां से होते हुए, ठीक है, चौसा के द्वारा होते हुए गंगा नदी के अंदर में मिल जाती है। तो जो है कमला नदी ऊपर से आती है तो कैमूर से निकलने का सवाल पैदा नहीं होता। कोसी नदी भी ऊपर से आती है, इसका भी सवाल पैदा नहीं होता। कर्मनाशा नदी जो है फ्रेंड्स कैमूर से आकर गंगा नदी में मिल जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो नीचे से आएंगी ना, कैमूर से आएंगी तो कैमूर नीचे में है गंगा नदी के, तो कर्मनाशा नदी इसका आंसर हो जाएगा आपका। दो ऑप्शन को तो आप बहुत आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे। महानंदा नदी जो है फ्रेंड्स ये भी जो है इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि वो उत्तर से, ठीक है, आपका आके बंगाल के अंदर में से होते हुए पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है गंगा नदी के अंदर में। तो कर्मनाशा नदी जो है ये कैमूर रेंज से निकलती है और गंगा नदी के पास में, गंगा नदी के अंदर में मिल जाती है। ठीक है, काकोलाट जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? काकोलाट जलप्रपात जल्दी बताइए आप लोग। काकोलाट जलप्रपात बिहार के किस जिले के अंदर में स्थित है? थैंक यू वेरी मच बर्थडे विशेष के लिए आपके। जी, तो काकोलाट जलप्रपात जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, भागलपुर के अंदर में नहीं, नवादा में, नालंदा में, कहां पर में मौजूद है आप लोगों का? तो याद रखिएगा आप लोग फ्रेंड्स कि नवादा के अंदर में ये मौजूद है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नवादा जिले के अंदर में आप लोगों को मिलेगा, ये बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात 160 फीट। ठीक है, बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात काकोलाट जलप्रपात नवादा जिले के अंदर में मौजूद है। ठीक है, निरंजना नदी का दूसरा नाम क्या है ये बता देंगे जल्दी से आप लोग। ठीक है, पुनपुन, फाल्गु, कमला, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो, बताइए निरंजना नदी। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखिए यहाँ पर मैं आंसर्स करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो फाल्गु नदी, ठीक है, इसी को आप निरंजना नदी के नाम से भी जानते हो। ठीक है, कौन से जो है मेन कौन सा वाला जिला है जहाँ पर में फाल्गु नदी या फिर निरंजना नदी जो है उसका महत्व बढ़ जाता है? कौन सा जिला है जहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है वो? ठीक है, जल्दी जल्दी से बताएंगे आप लोग कौन से वाले डिस्ट्रिक्ट के अंदर में इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है? निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? उत्तर पश्चिमी भाग, ठीक है, बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग। ठीक है भाई, क्या क्वेश्चन पूछा? ये उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर में कौन सी? सोमेश्वर पहाड़िया है, कैमूर का पठार नीचे में, उत्तर यहाँ दक्षिण दक्षिण पश्चिम के अंदर में, दक्षिण पश्चिम के अंदर में राजगीर की पहाड़ियां मध्य बिहार के अंदर में है। ठीक है, नवादा आप लोगों का दक्षिण के अंदर में मिलेगा आप लोग को। तो सोमेश्वर पहाड़िया जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ये आपको उत्तर पश्चिम के अंदर में मिलेंगी, उत्तर पश्चिम भाग के अंदर में, ये यहाँ पर में सोमेश्वर हिल्स की पहाड़ियाँ, सोमेश्वर रेंज। ठीक है, उत्तर पश्चिम के अंदर में, सिंपल सी बात है आप लोगों की, उत्तर पश्चिम के अंदर में ये यहाँ पर में आप देखिए सोमेश्वर श्रेणी है उत्तर पश्चिम के अंदर में। ठीक है, कैमूर का पठार दक्षिण पश्चिम के अंदर में। सोमेश्वर हिल कौन से वाले राज्य, कौन से वाले इसमें लोकेटेड है ये बता देंगे आप लोग जल्दी से? ठीक है,
जी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मैं सोमेश्वर हिल कहाँ पर मैं, तो सोमेश्वर हिल आपका पश्चिम के अंदर में है, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी इलाके में, और यहाँ पर मैं आपका पश्चिमी चंपारण जिला जो है वो लोकेटेड है आपका, पश्चिमी चंपारण। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सोमेश्वर हिल रेंज जो है आप लोगों का पश्चिमी चंपारण जो है वहां पर मैं आप लोगों को मिलेगा। बिहार का सबसे हाईएस्ट जो है पीक, जो सबसे ऊंची चोटी है, सोमेश्वर फोर्ट, सोमेश्वर का किला, वो यहीं पर है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी है सोमेश्वर फोर्ट। ठीक है, 865 मीटर ऊंचाई के ऊपर में। तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सोमेश्वर फोर्ट है सबसे ऊंची चोटी। ये भी याद रखिएगा, आप सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, पश्चिमी चंपारण के अंदर में मिलेगा। ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है, सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट। नाउ अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए, भागलपुर रीजन जो है वो किस चीज के लिए फेमस है? कॉटन और सिल्क इंडस्ट्रीज के लिए, आयरन के लिए, रेलवे के लिए, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव? बताइए जल्दी से, भागलपुर किस चीज के लिए फेमस है? तो भागलपुर भागलपुर जो है फ्रेंड्स अपने कपड़ों के लिए, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है आपका, कॉटन के लिए और सिल्क उद्योग के लिए फेमस है भागलपुर क्षेत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है टीआरई 2 का 6 to 8 का। ठीक है, कमेंट के अंदर में आंसर करेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट करना है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। जल्दी से कमेंट के अंदर में इसका आंसर बताएंगे आप सभी के सभी। ठीक है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जल्दी से आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए कमेंट के अंदर में। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग करोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट के अंदर में करके बताओगे मुझे कि कौन सा युग में सही है। ठीक है, पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या गया में है? गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या मुंगेर में है? विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर के अंदर में है क्या? मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव? बताइए कौन सा वाला जो है सही है, या आप लोग कमेंट करके बताओगे। और सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। और उसके अलावा मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पर मैं विशेष दी है, अपनी अपना अपना योगदान यहाँ पर में दिया है, और आपकी ब्लेसिंग्स आप लोगों ने दी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और मैं आपको बता दूं कि ये एक जस्ट एक लाइफ का मूड है। ठीक है, जन्मदिन जो होता है वो एक और दिन है। ठीक है, आपने जन्म लिया है, और जब तक आप हो इस दुनिया के अंदर में ऐसे, ठीक है, वो दिन आएगा बहुत बार, क्योंकि दुनिया गोल है और सूरज के चक्कर लगा रही है, कभी ना कभी वो दिन आएगा साल में। बस आपने क्या करना है, याद रखना है कि आपने जन्म लिया है तो कुछ ना कुछ अच्छा करे। ठीक है, कुछ बेहतर करे, समाज के लिए, देश के लिए, मानव सभ्यता के लिए कुछ अच्छा करे आप। ये दिन याद दिलाता है कि आपको और ज्यादा बेहतर करना है। ऐसा ना हो कि आप आए हो और चले गए दुनिया से, आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, आपने क्या बेहतर किया है ये देखने का समय है, वो इंट्रोस्पेक्ट करने का समय है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग भी अच्छे से करिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों की ब्लेसिंग्स के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की दुआओं से, ठीक है, और सभी लोगों के प्यार से, ठीक है, और ज्यादा बेहतर जो है वो कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू। इसका आंसर जरूर कर दीजिएगा कमेंट के अंदर में। ठीक है, और जितने भी बच्चे हैं जो जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, मैं बता दूं 7611101110 इस नंबर पे, या फिर 9697888844 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। आप लोग कॉल कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम आपकी मदद कर देंगी। या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन को डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए, वहां भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, या नीचे में लिंक्स दी गई है, उस पर भी आप लोग कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय, थैंक यू। सेशन को शेयर कर दीजिएगा जहां भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।